नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की है और कई नारे दिए हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम इन सभी योजनाओं का विश्लेषण गहराई से करते हैं उस क्षेत्र के दिग्गज के साथ। आज हम अंडमान निकोबार में बैठे हैं और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे नवनियुक्त उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी के साथ और जानेंगे कि अंडमान निकोबार की क्या समस्याएं हैं और उनको दूर करने के लिए प्रोफेसर मुखी के पास क्या योजनाएं हैं। 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक खूबसूरत जगह है और पर्यटन की अपार संभावना यहाँ पर मौजूद है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर इसको सही तरीके से विकसित किया जाए तो भारत का मालदीव ये द्वीप समूह बन सकता है। आइए देखते हैं क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और क्या है इसका इतिहास। अंडमान मलयालम भाषा के हनुमान शब्द से आया है, जो हिंदुओं के भगवान हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है। निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। बंगाल की खाड़ी में बसा निर्मल और शांत अंडमान पर्यटकों के मन को असीम आनंद की अनुभूति कराता है। यह भारत का एक लोकप्रिय द्वीप समूह है। अंडमान में मूंगा भित्ति, सुंदर सागर तट, यादों से जुड़े खंडहर और विभिन्न दुर्लभ वनस्पतियां हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पर कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान द्वीप का 86% क्षेत्रफल वन संपदा से ढका हुआ है। समुद्री जीव और जैव वनस्पतियों, इतिहास और जल संबंधी खेलों में रुचि रखने वाले पर्यटकों को यह द्वीप बहुत पसंद आता है। इस द्वीप समूह पर 17वीं सदी में मराठों द्वारा अधिकार किया गया था। मराठों के बाद इस पर ब्रिटिश शासकों ने राज्य किया। दूसरे विश्व युद्ध में इस पर जापान ने अधिकार कर लिया। उसके बाद कुछ समय के लिए यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की अधीनता में भी रहा। जनरल लोकनाथन यहाँ के गवर्नर थे। सन 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद यह द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ब्रिटिश शासन इस स्थान का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी दमनकारी नीति के अंतर्गत क्रांतिकारियों को भारत से दूर जेल में रखने के लिए करता था। इसी कारण से इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसके लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग जेल, सेल्युलर जेल बनाया गया था, जो ब्रिटिश काल में भारत के लिए साइबेरिया की तरह माना जाता था। भारतीय इतिहास में काला पानी के नाम से प्रसिद्ध अंडमान द्वीप समूह विश्व के बेहतरीन पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ मौजूद सेल्युलर जेल में स्वाधीनता संघर्ष के लिए अपने प्राण गंवाने वाले देश प्रेमियों की दास्तानें दर्ज हैं। इसी के साथ यहाँ का लुभावना प्राकृतिक सौंदर्य और तटों से टकराती सागर की लहरों की मोहक सुंदरता अपने आप में बेमिसाल है। अंडमान की सौम्यता और उसके प्राकृतिक सौंदर्य को आधुनिकता जरा भी कम नहीं कर पाई है। साफ स्वच्छ सागर तट, अतीत की स्मृतियों को अपने में समेटे खंडहर और अनेक प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियों को अंडमान आज भी अपने आगोश में संजोए हुए है। मनोहारी बीच, एडवेंचर आइलैंड व वाटर स्पोर्ट्स यहाँ की पहचान है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मूंगे के द्वीप हैं, तो वहीं यहाँ के मोती दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े समुद्री कछुए का घोंसला यहीं पर है। व्यावसायिक मछली पालन पर यहाँ प्रतिबंध है। सबसे बड़ा ऑर्थोपोड नामक समुद्री जीव यहाँ पर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी बीजेपी के जाने माने नेता रहे हैं। हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं प्रोफेसर मुखी का एक छोटा सा प्रोफाइल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 12वें उपराज्यपाल बनने वाले प्रोफेसर जगदीश मुखी का ताल्लुक हरियाणा राज्य के सोहना से है। 1 दिसंबर 1942 को डेरा गाजी खां में जगदीश मुखी का जन्म हुआ था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त
1947 में परिवार सोहना आ गया था। यहीं से श्री जगदीश मुखी ने स्कूली शिक्षा पूरी की और स्नातक करने के लिए अलवर कॉलेज में दाखिला लिया। बीकॉम उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से एमकॉम और बाद में पीएचडी की। डॉक्टर मुखी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान उनका रुझान राजनीति की तरफ हो गया और दिल्ली के जनकपुरी में रहते हुए उन्होंने 1980 में दिल्ली महानगर पार्षद का चुनाव जीता। प्रोफेसर जगदीश मुखी ने दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र को अपना राजनीतिक क्षेत्र मानकर जनसेवा शुरू की। लगातार 7 चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा में जनकपुरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 5 साल तक दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री रहे। 10 साल तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। इस दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ योजना मंत्री और 2 बार दिल्ली विधानसभा में श्रेष्ठ विधायक के खिताब से नवाजा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता और एक राजनेता के रूप में प्रोफेसर साहब के नाम में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नाम की किताब भी लिखी है। मुखी साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको इस बात की बधाई देना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर उपराज्यपाल का पद संभाला है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एक लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को बड़े टाइम से इंतजार था, अभी तक लगातार ब्यूरोक्रेटिक ये पोस्ट रही है। आप एक मंझे हुए राजनेता हैं, आपको यहाँ पर पोस्ट किया है। किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं आप अपने सामने? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय किया उन्होंने और कुछ सोच के ही भेजा होगा। मैं अपनी तरफ से इतना कह सकता हूँ कि बहुत इस क्षेत्र के अंदर विकास की गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। और यदि हम कंपैरिजन करें मेन लैंड से, तो कई क्षेत्र के अंदर परफॉर्मेंस यहाँ बेहतर है बाकी सबसे जी। कई से। हाँ, ये बात ठीक है कि यहाँ अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बहुत लिमिटेड है, नेग्लिजिबल है, केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं जी। किंतु इसे एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आज वर्ल्ड में आप जाएं, यूएसए में जाएं, हर बच्चा जानता है कि ये जो आपके कौन सा स्टेट है ना, ये मालदीव, वो पोर्ट ब्लेयर के बारे में नहीं जानता, मालदीव के बारे में जानता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इतना यहाँ डेवलप करें, इतना प्रचार भी करें कि उनका अटेंशन जहाँ पर आए। ये स्थान मालदीव से कोई खराब तो किसी है, तरीके ज़्यादा से बेहतर ही बेहतर है। जी डेवलप, बिल्कुल। उसे डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मेरी यहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, मैं महसूस करता हूँ ये। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी की भी यही एक इच्छा है कि ये यहाँ पर जो पावर जनरेशन किया जा रहा है डीजल जला करके, एक तो पॉल्यूशन होता है और दूसरा कॉस्टली होता है। इसकी बजाय सोलर एनर्जी जिस पर ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा कि यहाँ पर पावर जनरेशन सोलर से हो, या बहुत बड़ा स्कोप है 1000 किलोमीटर ऑल अराउंड सी होने के कारण जी, जो विंड के द्वारा जो पावर क्रिएशन होता है उसके ऊपर प्रायोरिटी देखा जाएगा। मतलब जो ऊर्जा का क्षेत्र है, ऊर्जा के ऊपर निर्भर आप चाहते हैं कि बने किसी तरीके से, उसमें सोलर एनर्जी और वायु से जो हवा से जो बिजली का उत्पादन होता है वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट यहाँ आता है, इसलिए आता है कि पॉल्यूशन फ्री है ये। आज यदि हम डीजल जला के पैदा करेंगे तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, इसलिए पॉल्यूशन को भी रोकना है, ना
बढ़ नहीं पाए यहाँ पर बिल्कुल भी, और पावर भी हमारी ज़्यादा जनरेट हो, निर्बाध और गति से cheaper मिलती रहे, सस्ती हो। इस कारण से हमने पहली प्रायोरिटी अपने सरकार को यहाँ पर रखी है हमने कि पावर के सेक्टर की। यहाँ पर जो है हमने देखा नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से 21वीं सदी की हम बात करते हैं, मोबाइल के नेटवर्क यहाँ पर नहीं आते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें कमियाँ हैं। पहले से ही, मैं तो अभी कल ही ज्वाइन जी, किया जी। है, पहले से यहाँ पर योजना है और बहुत जल्दी उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अंडर सी केबल डाल रहे हैं जी, जिसके कारण यहाँ की मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ये कनेक्टिविटी जो आप दे रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, साथ ही इसे हम हब डेवलप कर सकते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज, मेन लैंड की एक्टिविटीज़ यहाँ से चलेंगे, पीपीओज यहाँ से चलेंगे जी, तो वो सब हो जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिसके लिए आज मुझे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से वो स्कीम सैंक्शन है और काफ़ी एडवांस स्टेज पर योजना जो है वो। योजना। आपने मुखी साहब फाइनेंस की बात की, 1100-1200 करोड़ रुपए केंद्र से आता है और आप वित्त मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, काफ़ी योजनाएं आपने लागू की थी, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में कुछ ऐसा जरूर होगा प्रारूप के यहाँ पर भी किसी अपने पैरों पर इसको खड़ा किया जा सके सरकार को यहाँ की। अभी हमने दो डिपार्टमेंट्स की ब्रीफिंग ली है, उसमें ये चर्चा आई है। इस समय अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ उस बात। जब तक मैं पूरा स्टडी नहीं कर लेता जी, तब तक कुछ कह नहीं पाऊंगा, किंतु निश्चित रूप से हमारे दिमाग में बात रहेगी कि टोटल डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक नहीं रहेगा, वो ना रहे। हमें अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को प्रोफेसर जगदीश मुखी से खासी उम्मीदें हैं। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम है, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, ऐसे में यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क भी ना के बराबर आते हैं। पर्यटन की असीमित संभावनाएं होने के बावजूद जिस तरीके से पर्यटन का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप समूह है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और केवल 23 द्वीप ऐसे हैं जिन पर आबादी है। यहाँ पर अनेक समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की 50% आबादी 1947 व उसके बाद यहाँ आकर बस गई थी। खास बात यह रही कि यहाँ पर लंबे समय तक जेल में रहे कैदी भी जेल से छूटने के बाद यहीं बसते चले गए। बंगाली शरणार्थी जो पूर्व पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने भी यहीं शरण ले ली थी। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में कई आदिवासी जातियां और जनजातियों के कबीले भी हैं, जिनका संपर्क आधुनिक जगत से ना के बराबर है। सरकार इनके विकास और इनको बचाने की भरसक कोशिश कर रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के साथ ही विश्व के लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, लेकिन इसके सामने कई समस्याएं भी हैं। अंडमान में सबसे बड़ी समस्या पावर की है। यहाँ बिजली उत्पादन डीजल के जनरेटर से होता है, जो महंगी होने के साथ ही प्रदूषण को भी बढ़ा रही है। इससे भी बड़ी समस्या है मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क को लेकर। जहां एक तरफ यहाँ के कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं आते, तो वहीं इंटरनेट की स्पीड मात्र 2 kbps, जो कि ना के बराबर है। पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, लेकिन अभी तक
इस एयरपोर्ट से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है। यही नहीं, यहां आने वाली दूसरी फ्लाइट का किराया बहुत ज्यादा है। इससे सस्ते दुबई, मलेशिया और सिंगापुर के टिकट हैं। अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप को आपस में जोड़ने की योजना भी ठीक नहीं है। जैसे कि साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान को जोड़ने के लिए अभी तक पुल ही नहीं बन पाया है। आपके साथ हमने जैसे देखा, और ये एक जो है यहाँ से अलग जली थी स्वतंत्रता संग्राम की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर सबसे पहले आज़ादी का जो झंडा था वो फहराया था 1943 में, 1945 में जी। उस वक्त माना जाता था कि सही मायने में देश उस दिन आज़ाद हुआ था, और काफ़ी कुछ उस तरीके से भी करने की ज़रूरत है, जैसे आप बता रहे थे। देखिए, आज स्वतंत्रता सेनानियों ने जो यातनाएं यहाँ पर सही हैं सेल्यूलर जेल के अंदर, वो एक पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बन गया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर ऐसे नाम हैं जो लगभग जिनकी पूजा की जाती है राज्य के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। मैं समझता हूँ सेल्यूलर जेल में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, और आज कोई भी टूरिस्ट आता है मेन लैंड से तो वहाँ निश्चित रूप से जाता है, सेल्यूलर जेल देखना पसंद करता है। हाँ, उसमें और भी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, जो डायरेक्टली शायद हमारी इस गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता मेंटेनेंस का। तो भी कल ही हमने सुझाव दिया कि जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, किंतु जो लाइट का इम्प्रेशन है वो भी मॉडर्नाइज नहीं है। उसे और मॉडर्नाइज करके लेजर टेक्निक को, लेजर को लेकर के तो उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी इस तरह के, और जब यातनाएँ दिखाते हैं तो अब एयर में लेजर के द्वारा दिखा सकें, उसका इम्पैक्ट और ज़बरदस्त आएगा। यानी हमारा एक कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर विकास एक मुद्दा है, और यहाँ से देश प्रेम की गंगा जो बही है उसको एक देश के लिए बना करके आगे चलना, लोगों में लगातार भावना उसको जो है बनी रहेगी। कि आपने कहा मुखी साहब कि अभी आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है कार्यभार संभाले हुए, और जल्दबाजी होगी आपसे कुछ बातें पूछनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके समक्ष जरूर रखी जाएं जो लोगों की यहाँ पर इच्छाएं हैं। जैसे एक तो शिपिंग की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषणा जरूर कर दी सरकार ने, लेकिन कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं। आपने खुद कहा कि मालदीव की तरह इसको हम विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, कब तक क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? नहीं, हमारे कार्यक्रम के देने का मतलब ही नहीं है इस पे। मैंने बताया अभी तक मैं अध्ययन ही कर रहा हूँ, आश्वासन नहीं, मैं भी ये माना हूँ कि जल्दबाजी जरूर ये है। मानता हूँ कि ये, जैसे मैंने कहा, पहली प्रायोरिटी हमने पावर सेक्टर के लिए दी है, टूरिज्म के लिए नेक्स्ट है। टूरिज्म के लिए ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी का बताया कि अंडर सी लेवल जो है केबल का उसका योजना एडवांस स्टेज पर है। फिर आपने जो कहा टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कनेक्टिविटी बाय एयर, बाय अदर रूट्स, वो देना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें उसी से जो मैंने शॉर्ट में बात की है जी, इसे यदि हमने मालदीव के रूप में डेवलप करना है तो ये सारी फैसिलिटी देनी पड़ेंगी लोगों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम चर्चा करते हैं। हालांकि आपने इसको आश्वासन भी कहा कि बहुत जल्दी सबको कर लिया जाएगा, और आपके दिमाग में जैसे एक प्राथमिकता है, अगर मैं 3 प्राथमिकताएं आपसे पूछूं कि 1 बाय 1, तो क्या आप कहना चाहेंगे? पावर पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी टूरिज्म को डेवलप करना, और उस टूरिज्म को डेवलप करने में नंबर 1 कनेक्टिविटी जो आपको बताया है, केबल डाल करके करेंगे, और नंबर जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा करके। ठीक है मुखी साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जगदीश मुखी जो उपराज्यपाल बने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, उन्होंने बताया कि उनकी तमाम प्राथमिकताएं हैं, सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा जल्द से जल्द। हालांकि कार्यभार संभाले हुए उनको अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो उम्मीदें अंडमान निकोबार के लोगों को प्रोफेसर मुखी से हैं, वो उनको जल्द से जल्द पूरा करने में जरूर कामयाब होंगे।
कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम अगले सप्ताह किसी और शख्सियत के साथ किसी दूसरी योजना पर बात करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।